हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जीडीपी की क्लास करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि जीडीपी है क्या, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनके क्या क्या सेक्टर है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे, पूरी तरह से हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या करता है कि बहुत ही कम समय में प्रोडक्ट को, गुड्स एंड सर्विस के लिए वैल्यू ऐड करती है और इसको मेजर करता है कि कितना इनकम हुआ है इस प्रोडक्ट से। इसका मेन काम यही है, इनकम ऐड करना, कि हम प्रोडक्ट अगर लिए हैं या हम सेल किए हैं या फिर हम कुछ भी किए हैं तो प्रोडक्ट को डिटेल से हमारा वैल्यू ऐड कराना और मेज़र करना कि क्या ये हमारा जीडीपी सही रेट पे चल रही है या नीचे डाउन में जा रही है, अप ग्रेडिंग में है। इस चीज़ों को ये मेज़र करती है। अब बात करते हैं हम जीडीपी के रैंक के बारे में। तो जीडीपी का रैंक जो कि 2019 में, जीडीपी का रैंक 2019 में 142 यानी 142वां स्थान पर था, नॉमिनल किया गया था। और पीपीपी 2019 में पीपीपी का रैंक 223वां स्थान था। जीडीपी का रैंक के अनुसार 2020 में नॉमिनल किया गया है, वह 6ठा स्थान, और थर्ड रैंक किया गया है पीपीपी का। तो अब समझते हैं कि जीडीपी का सेक्टर क्या क्या है। जीडीपी का सेक्टर समझते हैं क्या क्या है। जो पहला सेक्टर आता है वो एग्रीकल्चरल आता है। एग्रीकल्चर में हमारा जो प्रोडक्ट है वो 15.4% का योगदान देती है। दूसरा आता है इंडस्ट्रियल में 23% का योगदान देती है। और सर्विस सेक्टर जो है कि हमारा 61.5% हेल्प करती है इंडिया के ग्रोथ रेट में। अब समझते हैं कि इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जीडीपी के कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो हमारा 59.1% का योगदान देती है। दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन है जो 11.5% का योगदान करती है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, जो फिक्स्ड प्राइस होते हैं किसी चीज़ का, वो हमारा 28.5% का हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स जो हमारा हेल्प करती है वो है 3.9%। एक्सपोर्ट एंड गुड सर्विस हमारा 19.1% का हेल्प करती है। एक्सपोर्ट एंड गुड सर्विस हमारा जो है माना 22% का योगदान, मतलब 22% का ही योगदान करती है ये भी। अब आगे समझते हैं कि सीपीआई क्या है वो समझते हैं। जो हमारा कोविड समय था उसका ग्रोथ रेट फरवरी 2020 में वो था 6.58%। ये हमारा 2020 का रेशियो है, जो कि सीपीआई हमारा ग्रोथ रेट डाउन में चल रही थी। अब इसके लेबर फोर्स जो ऑक्यूपेशन है, जो हमारा इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन है, जो हमारा काम देती है, जो सबसे ज़्यादा सेक्टर है वो है हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा सेक्टर काम प्रोवाइड कराती है, वो है 44% का योगदान दे रही है अभी। इंडस्ट्रियल में 25% और सर्विस में 31% लोगों को काम मिल रही है अभी। टोटल इंडिया की बात करें तो कि इतना लोग अभी इन सेक्टर में काम कर रहे हैं। जो हमारे इंडिया में जो जॉब प्रोवाइड हो रही है या बिजनेस जो भी हो रहा है, इन सेक्टरों में लोग अपने डोमेस्टिक या बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। अब समझते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा 44% का योगदान दे रही है, जो कि हमारा किसान है, फार्मर आती है इसमें, फार्मर जिसमें काम कर रहे हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारा सर्विस लोग है, जो बिजनेसमैन, ऑटोमोबाइल्स कंपनी वगैरह बहुत सारे जो कंपनी हैं, उसमें 25% का जॉब मिल रही है और सर्विस में 31% का ही मिल रहा है। इससे क्या होता है कि आगे को लोगों को, जो इंडस्ट्रियल, जो हमारे लोग जो तैयारियां कर रही हैं जॉब का, उसमें क्या होती है कि एक बेरोजगारी अपन बढ़ जाती है। ये है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो, जो कि 2020 का है। वो 23.8% जो यूथ हैं 50 ईयर्स से लेकर के 24 साल का जो लोग हैं वो अभी अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडिया में सर्विस सेक्टर है, वो हमारा मात्र ओनली
कितना कर रहा है, 31% का योगदान सिर्फ दे रही है। अब इससे 31% का योगदान में, और सारा लोग बाहर पढ़ करके खेती करना कोई चाहता नहीं है, क्योंकि भैया हम तो लिए हुए हैं डिग्री, अब हमको चाहिए जॉब। अब जॉब चाहिए तो जॉब तो है नहीं, अब मात्र 31% ही है। तो आइए एग्रीकल्चर में खेती कीजिए, या तो फिर आप जॉब के लिए भटकते रहिए। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की जनसंख्या जो डे बाय डे बढ़ते जा रही है। अब बात करते हैं कि जीडीपी के जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो क्या क्या हैं, जहाँ पे लोग अभी काम कर रहे हैं, जहाँ उनका ऑक्यूपेशन है, वहाँ रह करके काम करना। जो लोग काम कर रहे हैं वो किन किन सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो देखते हैं। पहले ये है हमारे टेक्सटाइल। फर्स्ट है टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा है केमिकल्स। तीसरा है फूड प्रोडक्शन, जो कि उनमें लोगों को अभी जो जीडीपी के अनुसार जो वर्क मिल रही है लोगों को, इन्हीं कैटेगरी में रखा गया है पूरे देश की इकोनॉमी के साथ। अब आगे समझते हैं कि और क्या क्या हैं इनकी। और है एग्री बिजनेस। इसमें क्या होता है कि लोग खेती बाड़ी कर करके अपना जीवन यापन करते हैं। हैंडीक्राफ्ट, जो आपके पास टैलेंट है हाथों से बनाया हुआ, आप घर पे जो बनाते हैं उन्हीं को हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। जिससे आप बना सकते हैं घर का फूल या फिर डोरमेट्स या बहुत सारी चीज़ें जो आती है, जो हैंगिंग वगैरह आती है। तीसरा आता है पेट्रोलियम। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि पेट्रोलियम सेक्टर आती है जिसमें लोगों को जॉब मिलती है। केमिकल, ये जो होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ज्वेलरी में क्या होती है कि आपका गहना जेवर, इसमें भी लोगों को काम मिल रही है इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि काम करता है। लेदर होता है जो कपड़ा बनाने में या फिर किसी चीज़ को करने में ये चीज़ों को मदद कर रही है अभी। और है यहाँ स्टील सेक्टर है, आयरन सेक्टर है, एल्युमिनियम सेक्टर है, सीमेंट है, माइनिंग है और मेटल्स है। रिटेल सेक्टर है, मशीनरिंग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज को इंपोर्ट कर दिया। आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आने वाले टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस किस चीज़ों को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं। इनमें ये चीज़ मिलती है। मशीनरी में हमारा, आप मशीनरी अगर आप खेती हम मशीनरी से भी कर सकते हैं। रिटेल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, माइनिंग जो होती है हमारा जो भी होता है खदान से कोयला निकालना, डायमंड निकालना, गोल्ड निकालना या फिर सिल्वर जो भी हो वो निकालना होती है। जो एल्युमिनियम वगैरह जो होता है वो माइनिंग किया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है और इनके सेक्टर्स। ये है हमारा कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारे बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में, जो कि हमारा सिविल इंजीनियर का वर्क होता है। फाइनेंशियल में जैसे आप बजाज फिनसर्व हो गया और बहुत सारी कंपनी है जो आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। इलेक्ट्रिकल पावर में आप बिजली हो गया, आप इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सारे मोनूमेंट्स हो गए, आप उसमें भी जॉब आप ले सकते हैं या फिर आपको मिल रही है, प्रोवाइड करा रही हो गवर्नमेंट। दूसरा होगा कंज्यूमर गुड्स। ये हो कंज्यूमर गुड्स हमारे खाद्य पदार्थ जो हम घर में यूज करते हैं डेली खाने में, जो कुछ भी यूज करते हैं, चावल, दाल, ऑयल, शुगर या फिर जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो हमारे कंज्यूमर गुड्स में आती है। फार्मेसी में आती है दवाइयाँ, जो कि एक इंडिया में या फिर बाहर से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे भी बहुत ऑप्शनली चीज़ होती है जो कि आप कर सकते हैं या फिर आपको प्रोवाइड करा रही है। वैसे भी ऑटोमोटिव होता है जो कि अपना कार बनाना, बाइक बनाना या बड़े बड़े गाड़ियों को इसको बनाना या फिर उसको रिपेयर करना, सर्विस करना, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर में आती है। नेक्स्ट है आपका टेलीकम्युनिकेशन एंड रियल एस्टेट एंड पावर ट्रांसपोर्टेशन। टेलीकॉम इंडस्ट्री जो होती है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से जुड़े हुए हैं। हमारा स्मार्टफोन या फिर हम यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली में बात करें या फिर कहीं, वो हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री का काम होता है। यहाँ पे भी आप नाइट ड्यूटी या डे ड्यूटी करते हैं, जिससे आप जानते हैं कि टेलीकॉलर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन में फ़ोन रिपेयर हो गया, आप इसमें ईयरफोन या बहुत सारी चीज़ों को टेक्निकल नॉलेज मिलती है और इसकी वजह से आप अच्छे एक कैरियर के रूप में दे सकते हैं। दूसरा आती है रियल एस्टेट हमारा, आप इसे भी जान रहे हो कि ये घर बिल्डिंग को बनाने के रियल एस्टेट में ज़मीन वगैरह का लेन देन होता है। इसमें
पेपर ट्रांसपोर्टेशन ये होता है आपका कहीं से भी सामान को एक दूसरे से एक्सपोर्ट कर देना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट कर देना, ये इन चीज़ों का काम होता है। इन सारी जीडीपी मेन इंडस्ट्रीज़ के लेकर के हम कुछ सामान जो है हमारे यातायात में या ट्रांसपोर्टेशन में काम करती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। और कहाँ से हम क्या क्या करते हैं, कितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, और कौन कौन सी सेक्टरें हैं जो इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट करती है, और कौन सा जगह है जहाँ पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि हम इंपोर्ट क्या क्या और करते हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं। एग्रीकल्चर से हम एक्सपोर्ट करते हैं 12.8%, मतलब 12.8% का हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। दूसरा था फ्यूल एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स, जो है हम 13.8% को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं या हम दूसरे जगह भेजते हैं। मैन्युफैक्चर यूनिट से हम 70.5% को हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर प्लेस पे। और अदर्स जो हमारा कुछ जो गुड्स या एक्सपोर्ट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स रह गए हैं, वो हम मात्र ओनली 2.9% ही यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम दूसरे स्टेट से, दूसरे कंट्री से, दूसरे जगह से हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, वो एग्रीकल्चर का है 8%, 8.1% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फ्यूल एंड माइनिंग में 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 51.7%, और अदर में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट 10.2%। अब देखिए कि क्या इसमें निष्कर्ष निकल रही है। इसमें क्या है कि हम 12% मान लीजिए, तो इसको 13% मान लीजिए, इसको 13% मान लीजिए। अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को 13% सेंड किए और 8% हम मंगाएं। इसमें तो भैया इंडिया ठीक ठाक है। अब चलते हैं फ्यूल एंड माइनिंग में 13, ये इसको मान लीजिए लगभग 14, ये 14% हम यहाँ से सेंड किए और हम 30% मंगाएं, ये हम 30% मंगाएं। अब यहाँ हुआ हमारा नुकसान, क्योंकि हम ज़्यादा कम भेजे और ज़्यादा वहाँ से मंगा रहे, इसमें खर्च बढ़ जाएगी। या ऑब्वियसली से बात करें कि हमारा इंडियन रुपी जो है वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। मैन्युफैक्चर यूनिट में क्या है कि हम 70% हम इंडिया से बाहर भेजते हैं और 50% मंगाते हैं, ये भी सही है। लेकिन अदर प्रोडक्ट्स में क्या है कि हम 2% को हम यहाँ से भेज रहे हैं, लगभग ये 3% है, यहाँ से सेंड कर रहे हैं, और हम वहाँ से 10% मंगा रहे हैं। इसमें भी नुकसान हो जाएगा इंडिया को, क्योंकि हम अब किसी चीज़ को कम भेजते हैं, अब वहाँ से मंगाते हैं, तो हमारा सामान ऑब्वियसली से बात है कि अगर 10 रुपये में बेचा, अगर हम यहाँ से 10 रुपये भेजे, अब वहाँ से हम 20 रुपये का सामान मंगा लिए, तो इसे भी नुकसान में चल रहे हैं। यही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नियम, जो अब हमारे इंडिया से बाहर से स्टेट से आवागमन हो रही है और आगे भी होगी। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हम लोग कहाँ कहाँ से इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो कौन सा प्लेस है जो हम इंपोर्ट करते रहते हैं और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते रहता है। किसी यहाँ से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करें। अब समझते हैं कि हम लोग इंपोर्ट कितना किए हम अपने देश में, और एक्सपोर्ट अपने देश से कितना हम दूसरे देश में भेजे। इंपोर्ट हम किए टोटल, हम इंपोर्ट किए $514 बिलियन। ये हम $500 बिलियन को हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किया, हम अपने देश में सामान को मंगाए, हम अपने देश में सामान को मंगाए। अब हम यहाँ से भेजे कितना, हम एक्सपोर्ट कितना किए भाई, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम एक्सपोर्ट किए $330 बिलियन, ये भी वही है बिलियन डॉलर में हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट किया, हम यहाँ से सामान को भेजे। अब एक्यूरेसी देखा जाए तो ये 2018-19 का एक्यूरेसी है। भैया ये समझिए कि हम दूसरे देश से 514 बिलियन डॉलर का सामान मंगा लिए, हम यहाँ से देश से केवल 330 बिलियन डॉलर को ही यहाँ से हम भेज सके। अब बताइए कि हम दूसरे देश से ज़्यादा अपने देश में इंपोर्ट करेंगे
तो हमारा जो इंडियन करेंसी है वो तो ज़्यादा ही जाएगा उधर। अब उधर का इंडियन करेंसी बहुत कम आएगा। अब इंडियन करेंसी को इधर उधर करने का क्या तात्पर्य जो होता है कि वहाँ का करेंसी अगर हमारे देश में आती है तो हमको उसको वापस वो करेंसी को देने में जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होता है वो कीमती होता है, वो एक्सपेंसिव होता है। लेकिन हम इंडियन डॉलर जो हमारा इंडियन रुपीज़ है हम उसको देंगे, हम दूसरे कंट्री को देंगे तो दूसरे कंट्री हमारे कंट्री को वापस अगर एक्सचेंज करती है तो फिर हमको पैसा देना पड़ेगा अपोजिट साइड से। तो यही इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो है एक तो नुकसान में हो गया, ये भी एक नुकसान ही है। टोटल करते हैं तो हमारा नुकसान टोटल कितना क्या आता है। देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 3 गया 7 4 7 3 8 3 11 8, ये हो गया 4, 4 में से 3 गया ये इतना बिलियन का हमारा नुकसान हो गया भैया। ये हमारा नुकसान हो गया जो कि हमारा इंडियन करेंसी को इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा जो वापस है 184 बिलियन वो हमको वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होगी। चलिए अब देखते हैं ये कि हम कहाँ कहाँ सामान कितना भेजते हैं और कहाँ कहाँ से हम कितना सामान मंगाते हैं। अब उसको समझते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट कौन सा स्टेट में किए, कौन सा कंट्री में किए, कौन सा कंट्री से हम लोग इंपोर्ट किए, एक्सपोर्ट किए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि मेन जो है हमारा एक्सपोर्ट पार्टनर कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ से हमारा आता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉइंट जो है। अरब से हमारा आया 17 पॉइंट जो एक्सपोर्ट किए, एक्सपोर्ट के हम यहाँ से भेजे 17.38, यूरोप में हम भेजे 17.34%, 15.88% हम भेजे हैं यूनाइटेड स्टेट में, एशियन को हम भेजे हैं 11.38%, चाइना को भेजे 5.08%, हांगकांग को 3.94%, जापान को 1.47%, श्रीलंका को 1.43%, अदर्स को हम लोग 26.11% हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं। जो हमारा जीडीपी मेन इंडस्ट्रीज था उसमें से हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं, यानी मतलब हम यहाँ से सामान को भेजे हैं, यहाँ से हम लोग थिंग्स को सेंड किए हैं। कहाँ कहाँ सेंड किए? अरब में, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट, एशियन, चाइना, हांगकांग, जापान, श्रीलंका और अदर स्टेट में हम लोग यहाँ से सेंड किए हैं। अब भैया हम मंगाए कितना, अब भेज तो दिए, अब वहाँ से आया भी सामान, अब कितना कितना आया वो देखते हैं। अरब से हम मंगाए हैं 19.88% मंगाए, चाइना से मंगाए हम 13.68, एशियन से हम मंगाए 11.53%, यूरोप से मंगाए 11.35%, यूनाइटेड स्टेट्स से मंगाए 6.92%, हांगकांग से मांगे 3.50%, साउथ कोरिया से मांगे 2.26%, जापान से मंगाए 2.48% और अदर हम लोग मंगाए हैं 27.4%, जो कि हमारा मेन इंडस्ट्रियल जो आता है जीडीपी उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा सामान उधर से ये आया है, ये सामान उधर से आया है। और अब चेक कीजिए कि हम मंगाए हैं कितना, ये चेक कीजिए। अब टोटल कैलकुलेट किया जाए तो हम कितना एक्सपोर्ट किए थे, कितना इंपोर्ट किए थे स्टेट कंट्री वाइज, वो देखिए हम 70.38% हम भेजे। अब क्या करें, हम 19.88% हम उधर से मंगा लिए। यूरोप को क्या किए, यूरोप से हम मिलाते हैं इसको, तो यूरोप से मिलाइए तो ये देखिए हम लोग कितना भेजे थे, इधर से 17 भेजे और 11 मंगाए। यूनाइटेड स्टेट को हम लोग क्या किए, 15 भेजे, 6 मंगाए। एशियन को भेजे कितना, एशियन को 11 भेजे और 11 मंगा ही लिए। 11.38% हम सेंड किए और 11.53% मंगाए, यानी हम कम भेजे और उधर से ज़्यादा आया। चाइना को हम लोग भेजे हैं 5.08% सेंड किए हैं और मंगाए कितना है, हम मंगाए हैं चाइना से 13.68%। वैसे भी हमारे इंडिया में चाइना का सामान ज़्यादा चलता है, ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट होता है सामान, वैसे भी आपको मालूम होगा हम लोग ज़्यादा सामान चाइनीज पे ही यूज करते हैं। हांगकांग को कितना दिए, हम हांगकांग को दिए हैं 3.94%। जापान को हम लोग
कितना भेजे हैं, 1.47 सेंड किए हैं, और जापान से हम लोग 2.48% हम लोग मंगाए हैं, इंपोर्ट किए हैं। और हम लोग श्रीलंका को और जापान को जी सिर्फ सेंड किए हैं। साउथ कोरिया से भी आती है सामान, जिसको इसे 26% में रखा जाए, जो कि और श्रीलंका से हमको इधर कनेक्ट किया जाए। तो मतलब कि लगभग हम लोग भेजते कम और मंगाते ज़्यादा हैं। हम लोग एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाती है हमारे कंट्री में। इसीलिए हमको हर वक्त मोदी जी बोलते रहते हैं हमने इतना कर्ज ले लिए हैं भाई। अब कर्ज तो लीजिएगा कि सामान तो आप लोग भेज ही रहे हैं कम, अब मंगा रहे हैं ज़्यादा, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना, तो कर्ज तो होगा ही। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाइए तो सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ अभियान चलाने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए अब हम लोग समझते हैं, कैलकुलेट वैल्यू करते हैं कि हम लोग FDI के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कितना मंगाया। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इनवर्ड हमारे देश में जो इनवर्ड हुआ 368.35 बिलियन डॉलर जो हमारा हुआ इनवर्ड हुआ। आउटवर्ड हम यहाँ से कितना भेजे हैं वो है 166.19 बिलियन डॉलर, मतलब 166.19 बिलियन डॉलर ही इधर से हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, और उधर से कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि बिलियन डॉलर में हम लोग किया गया। और ये है हमारा पब्लिक पे डेप्थ, जो कि 2019 में 69.0% जो GDP का रेट था उसके अकॉर्डिंग था, और 19.4% GDP अकॉर्डिंग 2020 और 21 में होने वाली है, जो कि पब्लिक पे कर्ज होने वाली है। एक कर्ज हो जाएगा पब्लिक पे। अब भरते रहिए टैक्स से भैया। और इसको देखा जाए तो टोटल अगर हम लोग US में कैलकुलेट करें तो ये आता है 2.1 ट्रिलियन डॉलर, और इसको इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो वो आता है 146.886 ट्रिलियन, यानी 166.886 ट्रिलियन रुपीज़ जो हमारा हो गया, वो हमारा है डेप्ट में है भैया, कर्ज में है। और यही जो है हमारे जो मोदी जी होंगे या हमारा कोई भी होगा जो स्टेट का मेन होगा, सेंट्रल का, वो ये हमारा जो टैक्स गया होगा, टैक्स से इसी को फुलफिल किया जाएगा, इसी से भर करके ये सब कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसीलिए कल जो वीडियो में बताए थे कि क्यों FDI क्यों GDP के अकॉर्डिंग हमारा ग्रोथ रेट डाउन आया था और क्यों स्ट्राइक चल रही है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही स्ट्राइक किया गया। क्योंकि भैया आप सिर्फ कर्ज लेते जा रहे हैं, आप आउटवर्ड कुछ दे नहीं रहे हैं, इनवर्ड में लेते जा रहे हैं। अब आउटवर्ड में देने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अब आउटवर्ड में जाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाना पड़ेगा, ताकि लोगों को जॉब मिल सके। जॉब मिलेगा तभी जाकर के हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो थी 23% वो जाकर के सही होगी, तब जाकर के पूरे देश को रोज़गार मिलेगा और तब आउटवर्ड बढ़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगा तो भैया आप कर्ज लेते जाइए और पब्लिक पर डेप्ट डालते जाइए, क्योंकि ये बढ़ता ही चला जाएगा और आपका टैक्स एक दिन रोकना पड़ेगा। GST हो या कोई भी, एक दिन आपको रोकना ही पड़ेगा। गुड सर्विस टैक्स है, लेकिन इसका कोई काम का नहीं है, जो हर एक चीज़ों पर लगा दिया गया है। इससे कोई स्टेट को फ़ायदा हो नहीं रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही फ़ायदा हो रहा है, नहीं सिर्फ मतलब स्टेट को ही फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यही था मेन टॉपिक, यही है GDP। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।